Dear student, friend, follower, today we are going to discuss about Sir Francis Bacon. We'll discuss life of Sir Francis Bacon, biography and his work. So, in which field he has performed his work. He was a statesman. He was, a lawyer. He was as a moralist, worldly moralist, and he was also, statesman. And he also served in court, and he was a philosopher as well. So we'll discuss his life. We'll also discuss Of Truth by Sir Francis Bacon, one of his best essay, Of Truth, in which he defines what is truth, what is the value of the truth, and what is difference between truth and lie. What is difference between lie and truth? झूठ और सच के दरमियान क्या फ़र्क है? सर फ्रांसिस बेकन, मास्टर बेकन आपको बताएंगे दोनों में क्या डिफरेंस है। एक इंसान सच बोलता है तो उसे क्या फ़ायदा होता है, एक झूठ बोलता है तो उसे क्या फ़ायदा होता है। सर फ्रांसिस बेकन कुछ एंशियंट फ़िलासफ़र का भी हवाला देंगे, जैसे मंटेन है और लूशन है, लुक्रेशियस है। तो इस तरह के एंशियंट फ़िलासफ़र जो हैं उनका हवाला देके आपको बताएंगे कि एक सच जो है वो कैसे कहता है कि जो सच होता है वो ऐसे है कि जैसे पर्ल है, और जो एक झूठ है वो कहता है डायमंड है। पर्ल की कहता है एक लाइट है, जबकि जो डायमंड है उसमें वेरियस बड़ी खूबसूरत लाइट्स निकलती हैं और वो लोगों को ज़्यादा अपील करता है, अट्रैक्ट करता है। फर्दर कहता है मिक्सचर ऑफ लाई, अ मिक्सचर ऑफ लाई डोथ एवर एड प्लेयर्स। जब आप सच के साथ थोड़ा सा झूठ भी मिला देते हैं तो और अट्रैक्टिव लोगों को लगता है, वो लोग उसे और इंडोर्स करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। सर फ्रांसिस बेकन पैदा हुए हैं 22 जनवरी 1561 में यॉर्कशायर इंग्लैंड में, यॉर्कशायर हाउस इंग्लैंड के अंदर, और 9 अप्रैल 1626 में सर फ्रांसिस बेकन की डेथ हुई है। लाइफ बायोग्राफी विल सी वन बाय वन, लाइफ, लेगेसी एंड हिज वर्क। सो लेट्स सी वन बाय वन, साथ साथ पॉइंट चाहें तो नोट कर सकते हैं आप। न्यू स्टूडेंट आए तो मुझे बता दीजिएगा ताकि हम उसको भी एक्सेप्ट करें। आप लोगों को मेरी आवाज़ ऑडिबल है? काइंडली मुझे बता दीजिए, क्लियर कर दें। हाँ जी, ये जनवरी 22 1661 में पैदा हुए हैं सर फ्रांसिस बेकन। मुझे ज़रा इसको साइड। हाँ जी, सर फ्रांसिस बेकन की जो लाइफ है, जनवरी 22 1661 में पैदा हुए हैं। सर फ्रांसिस बेकन वाज बोर्न एट स्टैनफोर्ड, लंदन, यूनाइटेड स्टेट। He was a son of Sir Nicholas Bacon, Lord Keeper of Elizabeth I। एलिजाबेथ वन के अंडर काम करते थे नाइकोलस बेकन, जो कि उसके फादर थे। इसका मतलब है कि उसका जो रॉयल ख़ानदान से ताल्लुक़ है सर फ्रांसिस बेकन का। सर फ्रांसिस बेकन बड़े रेजोल्यूट, बड़े टू द पॉइंट, बड़े डायरेक्ट। ही सेज दैट लव इज़ नॉट गुड पैशन फॉर अ ह्यूमन बीइंग बिकॉज इट पैसिव्स द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। लव जो है वो कहता है कि वो अच्छा पैशन नहीं है ह्यूमन बीइंग के लिए। कहता है वाइल्ड इज़ अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्ट। कहता है उसके बाद उसने कहा कि जो जस्टिस जो है या कानून जो है, लॉ का हमेशा एहतराम करना चाहिए। कैसे? वो कहता है कि आप रिवेंज ले सकते हैं एज लॉन्ग एज आप अपनी जो स्किन है वो लॉ से बचा सकें। यानी आप एज लॉन्ग एज अपने आप को बचा सकते हैं, इतनी यानी इतने लेवल तक आप रिवेंज लें। यानी रिवेंज तब लें जब आपको लॉ का ख़तरा ना हो, आप लॉ से बचें, कानून की गिरफ्त से बचें। तो कहता है रिवेंज इज़ अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। रिवेंज जो है वो एक जंगली कानून है, जंगली इंसाफ है। कहता है ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। इंसान को माफ़ कर देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, तरक्की करनी चाहिए, प्रोग्रेस हासिल करनी चाहिए। रेनेसेंस स्पिरिट उसके अंदर है, और वो रेनेसेंस से लस्ट फॉर नॉलेज, लस्ट फॉर पावर, लस्ट फॉर वेल्थ, ये आपको रेनेसेंस स्पिरिट के अंदर मिलेगी। उसकी मदर का नाम है एन कूक, जो कि एंथनी कूक जो है उसकी बेटी थी। ये एन कूक, लेडी एन कूक जो थी वो उसकी मदर थी, और उसका फादर जो था वो
नाइकोलस बेकन था, जो कि वो भी एक रॉयल ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। तो इस तरह सारा सिलसिला जो है इसका रॉयल ख़ानदान से जुड़ा हुआ है। तो बड़ा टू द पॉइंट और बड़ा हार्ड वर्किंग, बड़ा रेजोल्यूट, बड़ा पक्का, और स्टाइल जो है उसका एफोरिस्टिक है, कंसाइज है, पिथी है, एपिग्रामेटिक है, और उसे मज़ीद कहें तो बड़ा टर्स किस्म का स्टाइल है। बात छोटी करेगा, चंद लाइंस में वो बहुत सारी बातें जो हैं उनको समो लेता है उसके अंदर। स्टडी सर्व्स डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी। It is a strange desire to seek power and lose liberty. Uneasy lies on the head of those who wear its crown. यानी वो लोग जो बड़े बड़े क्राउन पहनते हैं, बड़े बड़े तख्त पे बैठते हैं, अनईजी उन पे आती है। बड़े बड़े बादशाह परेशान होते हैं ना, बाहर नहीं जा सकते, कहीं आ नहीं सकते, मईशत का मसला, मुल्क की करेंसी डाउन हो रही है, अप हो रही है, बहुत सारे मसाइल जो हैं उसके साथ। कहता है इट इज़ अ स्ट्रेंज डिज़ायर टू सीक पावर एंड लूज लिबर्टी। कैसी डिज़ायर है कि इंसान दूसरों पे गलबा हासिल करने के लिए अपनी आज़ादी खो दे। इट्स अगेंस्ट स्ट्रेंज टू सीक पावर एंड लूज लिबर्टी। इट्स अगेंस्ट स्ट्रेंज टू सीक पावर ऑन अदर एंड लूज पावर ऑन हिमसेल्फ। मिक्सचर ऑफ लाइज डोथ एवर एड प्लेजर्स। जब हम झूठ बोलते हैं, कहता है कि थोड़ा सा झूठ सच के साथ मिला देते हैं तो वो और अच्छा लगता है। इसके अंदर वर्ल्डली विजडम, ये दुनिया की जो बातें हैं वो भी आपको बताता है कि कैसे आपने तरक्की करनी है। उसने कहा कि आपको, इंसान को क्रुप्ड मेथड जो है, जैसे भी मेथड अपनाने पड़े उसने तरक्की करने के लिए अपने उन मेथड को अपनाना चाहिए, और जब वो अपनी सीट पे बैठ जाए फिर ईमानदार हो जाए। ये कैसे हो सकता है? ये भी एक वर्ल्डली विजडम है। हम इस तरह की उसके कोट्स लेके उसे साबित करेंगे कि ही इज प्रमोटिंग वर्ल्डली विजडम। नेक्स्ट स्लाइड देखें। 1576 से ही बिगिंस रीडिंग लॉ एट द ग्रेज इन। ये है वो जगह जहां उसने स्टार्ट की अपनी स्टडी लॉ की। मैन ऑफ शार्प विट शट अप इन देयर सेल्स ऑफ द फ्यू ऑथर्स, चीफली एरिस्टोटल देयर डिक्टेटर्स। अपने टीचर के बारे में वो कहता है, ये ज़रा गौर से इसको देखें। उसने अपने टीचर के बारे में रिमार्क्स दिए हैं। कहता है मेरे टीचर जो थे बड़े शार्प विट थे, लेकिन वो एक बॉक्स के अंदर बंद थे, और एक ही बॉक्स के अंदर बंद चंद राइटर्स को उन्होंने पढ़ रखा था, उन्हीं के वो फॉलोअर थे। उनमें से सबसे ज़्यादा जिसको मानते थे वो अरिस्टोटल थे। क्या टीचर्स के बारे में उसने कहा? मैन ऑफ शार्प विट बट शट अप इन देयर सेल्स। और कहता है एक डब्बे के अंदर बंद थे, ऑफ द फ्यू ऑथर्स, चंद ऑथर्स को वो जानते थे। चीफली अरिस्टोटल वाज देयर डिक्टेटर, और उनमें से सबसे अजीम जो था उनके लिए वो अरिस्टोटल था। They were follower of the Aristotle and he rejected the concept of Aristotle. इसने अरिस्टोटल के कंसेप्ट को कैसे रिजेक्ट किया? अरिस्टोटल का जो मेथड था साइंटिफिक इंक्वायरी का, वो क्या था? डिडक्टिव से इंडक्टिव की तरफ, तो यानी जनरल टू स्पेसिफिक की बात करता था। इसने स्पेसिफिक टू जनरल, इसने इंडक्टिव टू डिडक्टिव कर दिया उसको। ये उसने एक नया कंसेप्ट दिया। इसको कहते हैं स्पेसिफिक से जनरल की तरफ। जब आप किसी चीज़ को अप्रोच करेंगे, पहले एक स्पेसिफिक नॉलेज होगा, उसकी तरफ जनरलाइज उसको करते रहेंगे। दैट वाज गिवन बाय सर फ्रांसिस बेकन। ये सर फ्रांसिस बेकन ने कंसेप्ट दिया था। लेट्स मूव फॉरवर्ड, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी, आगे है कि टुक पोजीशंस एज असिस्टेंट इन 1577 में उसने क्या किया? टुक पोजीशन एज असिस्टेंट टू द एमएस कॉलेज ब्रिटिश एम्बेसडर टू फ्रांस। यानी उसने ब्रिटिश एम्बेसडर टू फ्रांस भी उसने ये भी काम, यानी बतौर एम्बेसडर भी उसने वर्क किया है। 1579 he lost his fathers and since he was the youngest that basically left him penniless। तो उसके बाद जी वो उसके फादर की डेथ होगी, फिर पेनीलेस हो गया। बहुत सारे मसले मसाइल भी सर फ्रांसिस बेकन को आए। 1581 became a member of the Cornwalls in the House of the Commons। 1584 wrote a letter to advise to Elizabeth Queen। एलिजाबेथ क्वीन, उसका फादर जो था वो लॉर्ड कीपर था एलिजाबेथ क्वीन का। तो एलिजाबेथ क्वीन के साथ भी इसके अच्छे ताल्लुकात थे। इवन के एलिजाबेथ के साथ, क्वीन के साथ अच्छे मरासम बनाने के लिए इसने जो अर्ल ऑफ एसेक्स था, जिसके साथ इसने मिल के तरक्की करने की कोशिश की, उसके ख़िलाफ़, क्योंकि एलिजाबेथ उसके ख़िलाफ़ थी
जो क्वीन थी, तो इसने एलिजाबेथ का साथ दिया और उस बेचारे के ख़िलाफ़ इसने मजमून इकट्ठे किए, उसके ख़िलाफ़ सबूत इकट्ठे किए और उसको सज़ा दिलवा दी। इसीलिए इसे द मीनेस्ट ऑफ मीन कहा जाता है कि ये मीन इंसान भी था। 1582 he was named lecturer in legal study at the Gray's Inns. He completed his law degree, यानी 1588 में इसने बहुत सारे इसके ओहदे हैं, बड़ा इंटेलेक्चुअल बंदा था। वही चीज़ में जो रेनेसेंस में 3 चीज़ों का जिक्र होता है, नोट कर लें। रेनेसेंस स्पिरिट जब भी डिस्कस होगी उसमें 3 चीज़ों का डिस्कस होगा। अभी आपको लिख देता हूँ, इन चीज़ों को नोट कर लें प्लीज़। क्या पहली चीज़ क्या डिस्कस होगी? लस्ट फॉर नॉलेज। जब भी रेनेसेंस स्पिरिट डिस्कस होगी तो उसमें 3 चीज़ें होंगी, लस्ट फॉर नॉलेज, लस्ट फॉर पावर, लस्ट फॉर वेल्थ। यानी मेडिवल एज जो उससे पहले की एज थी वो मेडिवल एज थी, जिसे हम मेडिवल पीरियड कहते हैं, 14th सेंचुरी राउंड अबाउट। तो 14th सेंचुरी का जो पीरियड था वो मेडिवल एज था इंग्लैंड में। तो वो मेडिवल एज के अंदर क्या होता है, जो चौसर की एज थी वो मेडिवल एज थी, वो सारी मजहबी एज थी, यानी मजहब जो था वो टोटली डोमिनेट किए हुए। लेकिन ये जो रेनेसेंस एज है, ये एज किसकी है? ये 3 पॉइंट अपने माइंड में रखें, मैंने अभी आपको बताया। इसमें क्या है, इसमें लोग क्या किस चीज़ को फॉलो करते हैं? दे फॉलो लस्ट फॉर नॉलेज, लस्ट फॉर पावर और लस्ट फॉर वेल्थ। ये चीज़ें डिस्कस होंगी और सर फ्रांसिस बेकन आपको यही चीज़ें डिस्कस करता हुआ नज़र आएगा। वो कोई मजहबी तबलीग नहीं करता कि भाई नमाज़ें पढ़ो। He will say that you must acquire knowledge, you must acquire wealth, you must acquire status, you must acquire positions, and how you are going to get a position, whatever hook or crook you apply method, you must acquire it. आपको हर सूरत ये एक्वायर करना चाहिए, जैसे भी आपको एक्वायर करना पड़े। और जब आप अपनी पोजीशन पे पहुंच जाएं तो सर फ्रांसिस बेकन कहते हैं फिर स्ट्रेट हो जाएं, फिर बिल्कुल ठीक बन जाएं। Elizabeth eventually relented. His blunt criticism of the new tax rate resulted in unfortunate setback to his career expectations. यानी वो blunt criticism भी कर देता था, जब उसने criticism किया तो उसकी वजह से उसको setback भी जाना पड़ा। Elizabeth eventually relented to the extent of the appointing Bacon's her extraordinary council in the 1596. 1596 में उसने extraordinary council उसको select कर लिया। 1603 Queen Elizabeth I died on March 24th, 1603 of the blood poisoning. अब ये एलिजाबेथ की डेथ होती है 1603 में, और 1606 में ही मैरिड एलिस बर्नहम। बर्नहम कौन थी? ये एक विडो थी जिससे ये शादी करता है 1606 में। वो बड़ी वेल्थी औरत थी, उसका नाम था एलिस बर्नहम। उसके साथ कोई इसके अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे। शी वॉज ऑलरेडी मैरिड एंड शी वॉज विडोड. You know that she was just a divorced lady, and she hadn't a good relation with Sir Francis Bacon. Sir Francis Bacon used to spend his time in a study room. So all the day ये अपनी स्टडी रूम में रहते, और इतने तो ये एक्सपेरिमेंट करते थे। एज ए साइंटिस्ट भी थे, सॉलिसिटर भी थे, लॉयर भी थे, पॉलिटिशियन भी थे, स्टेटमैन भी थे और फिलासफर भी थे, और ये सारे काम तो ये करते थे। इतना यानी पढ़ने का इनको शौक़ था। लस्ट फॉर नॉलेज, लस्ट फॉर पावर, लस्ट फॉर वेल्थ, ये रेनेसेंस स्पिरिट इनके अंदर है, और मैक्सिमम नॉलेज एक्वायर करना चाहते हैं, वेल्थ गेन करना चाहते हैं, स्टेटस गेन करना चाहते हैं, ओहदा गेन करना चाहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज। वो जैसे कहता है, ऑल द नॉलेज इज़ आई हैव टेकन ऑल द नॉलेज इन माई कमांड। मैंने सारा नॉलेज जो है अपनी पोजेशन में लिया है। इट मीन ही इज़ आल्सो, बेकन इज़ आल्सो नोन एज इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज। बेकन हिमसेल्फ एक इंसाइक्लोपीडिया नॉलेज का, डाइवर्स काइंड ऑफ नॉलेज उसके अंदर है। हमने डिस्कस किया, उसके नाम की लाइब्रेरीज बनी हुई हैं कनाडा में, अमेरिका में और ब्रिटानिया में। ही मैरिड एलिस बर्नहम, जो कि एक विडो थी, जो एक डाइवोर्स लेडी थी। उससे शादी की, एजेड भी थी, और उसके साथ इसके अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। ये अक्सर अपने स्टडी रूम में ही अपना टाइम गुजारता, और इसी की वजह से वो स्टडी में ही कॉन्सेंट्रेट रखता, और ताल्लुकात भी अच्छे नहीं थे एलिस बर्नहम से। 1617 अपॉइंटेड लॉर्ड कीपर ऑफ द रॉयल सील। लॉर्ड कीपर भी अपॉइंट हुए हैं सर फ्रांसिस बेकन, ये भी याद रखिएगा। 1607 में ही अपॉइंटेड एज अ लॉर्ड कीपर ऑफ द रॉयल सील।
उसके बाद मज़ीद देखें 1618 ही वॉज मेड लॉर्ड चांसलर, ही वॉज अरेस्टेड एंड चार्ज। इससे जैसे इसके अंदर मैंने बात की कि लस्ट फॉर नॉलेज, लस्ट फॉर पावर, लस्ट फॉर वेल्थ, सो ऑल थिंग्स आर combined, clubbed together, and these are in his spirit. He was a Renaissance man. People were behind knowledge, people were behind status, people were behind lust for powers. So all things were clubbed together and they were in his personality. तो इसने ब्राइबरी लेते हुए, यानी ब्राइबरी मीन के करप्शन करते हुए पकड़ा गया और ये अरेस्ट भी हो। He was arrested and charged with bribery. After pleading guilty, he was heavily fined and sentenced into prison terms in the Tower of London. ये लंदन का ये टावर है जहाँ पे ये इसमें कैद रहा है, ठीक है। ये रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था और ये वो टाइम है जब ये पकड़ा गया और उसमें ये मीन्स इसको प्रिजन भी हुई और यहाँ पे कैद भी रहा सर फ्रांसिस बेकन। अप्रैल 9, 1626 सर फ्रांसिस बेकन डाइज, यानी ये उसकी डेथ एज है, इसकी डेथ होती है सर फ्रांसिस बेकन की 1626, 9 अप्रैल 1626 में सर फ्रांसिस बेकन डाइज। बेकन डाई और किस वजह से इसकी डेथ हुई? ये ही वाज परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट ऑन पिजन, सो ही वाज अ साइंटिस्ट एंड यू नो ऑन आइस ही वाज परफॉर्मिंग सम एक्सपेरिमेंट। आइस के साथ ये कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था पिजन के ऊपर, तो उसी दौरान इसे नमोनिया होता है, उसी की वजह से इसकी डेथ होती है। ये कल भी मैंने आपको बताया। बेकन डाइज एट द एज ऑफ 55, 55 साल की एज में बेकन की डेथ हुई है। नमोनिया एट अरेंडल्स मेंशंस एट द हाई गेट, यहाँ पे ये कर रहा था कोई, ये देखें आप बार कितनी यहाँ पे आइस है, तो यहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट करते हुए इसकी डेथ हुई। नेक्स्ट स्लाइड। अब सर फ्रांसिस बेकन की कंट्रीब्यूशन क्या आ गया, लेट्स सी। सर फ्रांसिस बेकन ने आपको इंडक्टिव मेथड दिया। सर फ्रांसिस बेकन ने पहली दफ़ा बताया कि वी कैन राइट इवन इन अ प्रिसाइज वे, पिथी वे, टर्स वे, एपिग्रामेटिक में, एफोरिस्टिक वे, इन प्रोज। आपको उसने बताया पहली दफ़ा कि प्रोज में भी शॉर्ट बात की जा सकती है, जैसे वो कहता है चाम स्ट्राइक साइट मेरिट विन द सोल। किसने कहा था? यानी वो शॉर्ट सी बात की ना उसने, पिथी। But though the field be lost, all is not lost. Our unconquerable will, the study of revenge and immortal hate. O pit of the hell, receive thy new possessor. One who has brought mind never to be changed by place or times. What though the field be lost? The mind in its place can make hell of heaven and heaven of hell. To reign is worth ambition though in hell. यानी ये शॉर्ट बातें हैं ना, बड़ी पिथी और बड़ी कॉन्साइज बातें हैं, और इनके ज़रिए आप बहुत सारा मीनिंग जो है वो दे सकते हैं। आप समंदर को कूजे में जैसे बंद करने वाली बात कर सकते हैं। तो उसने भी कहा स्टडी सर्व्स डिलाइट ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी, इट्स अ स्ट्रेंज डिजायर टू सीक पावर एंड लूज लिबर्टी, मिक्सचर ऑफ लाई डोथ हैव एड प्लेजर्स। तो उसने भी ऐसी बातें कर दी कि जो लोग मेट्रिकल लैंग्वेज में करते थे उसने प्रोज में करके आपको दिखा, समंदर को कूजे में बंद करके दिखा दिया सर फ्रांसिस बेकन ने। उसका प्रोज स्टाइल जो है टर्स है, पिथी है, शॉर्ट है, कंसाइज है, डायरेक्ट है, टू द पॉइंट है, एपिग्रामेटिक है, एफोरिस्टिक है और कंडेंस है। फ्रांसिस बेकन इज ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न साइंस। इसे फादर कहा जाता है मॉडर्न साइंस का। हाँ जी, कैसे फादर बना ये मॉडर्न साइंस का? आपको इसने इंडक्टिव मेथड दिया कि कैसे सोचना है, इंडक्टिव से डिडक्टिव, specific to journal, called the father of the modern science, scientific method आपको दिया। उसके बाद जी बेकोनियन मेथड से जाना जाता है इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथडोलॉजीज फॉर द साइंटिफिक इंक्वायरीज, साइंटिफिक मेथड। आपको उसने पहली दफ़ा साइंटिफिक मेथड दिया, जबकि पहले एरिस्टोटल के मेथड को ही लोग मान रहे थे और वही चला रहे थे। तो ही वेरी फर्स्ट टाइम he introduced inductive method. He is a philosophical
He is a philosophical inspirations behind the progress of the industrial age. He authored several books and essays about law, religion, moral and civil meditations. यानी इसने बहुत सारे ऐसे लिखे. He has written of study, of death, of truth, of simulation and dissimulations, of gardens. So he has written of marriage and single life. He has given lot of suggestions and recommendations to the people, even general and royal level. He even written essay for the royal peoples, for the kings, for the prince and princess, for like Elizabeth kind ladies. यानी इसने अजीम बड़े बड़े लोगों के लिए इसने ऐसे लिखे. इसका वर्क क्या है जी? A letter of the advice to Queen Elizabeth Bacon, first political memorandums, 1597 essay, first publications of the Bacon, which is a collection of the essay about politics. यानी पॉलिटिक्स के ऊपर भी इसने ऐसे लिखे. ये सारे ऐसे हैं इसके. आप जो हमारे कोर्स में हम देखेंगे, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं मैं आपको वो बता देता हूँ. ऑफ ट्रूथ इसमें से फाइंड करें. ये देखें, ये सारे उसके ऐसे हैं. प्रेज और वेन ग्लोरी और ऑफ ऑनर्स एंड रेपुटेशंस, जुडिकेचर्स और vicissitude of things, fames, glossary of archaic word and phrase, of studies, of suitors. सो सारे उसके ऐसे हैं. और इसमें से जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे ऑफ ट्रूथ इंशाल्लाह. The great instaurations. He proposed at his times a great reformations of the process of knowledge for the advancement of learning, divine and human. He called the Instauratio Magna, the great instaurations. ये उसने first time दिया. The advancement of learning, wisdom of the ancient. ये उसने सारी novum and organum. The second part of the Bacon's large work, the great instaurations, book 2 in detailed explanation of Bacon's method using various examples. इसी तरह ये सारा उसका जैसे सिल्वेरियम्स, द कलेक्शंस ऑफ द मटेरियल फॉर द बिल्डिंग ऑफ द न्यू साइंस, ये उसकी बुक्स के नाम है. जैसे ये डेथ है, एक डेथ उसका ऐसे है, ये मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ. इसमें बताता है कि लोग मौत से ऐसे डरते हैं जैसे बच्चे जो है वो अंधेरे में जाने से डरते हैं, डार्क में जाने से डरते हैं. वो कहता है कि डेथ जो है वो हर सूरत जो है वो बरहक है, वो आनी है, और डेथ जो है इससे डरना नहीं चाहिए. कुछ लोग जो हैं वो डेथ को ऐसे ही समझते हैं कि जैसे वो बॉर्न होते हैं वैसे ही वो मौत को समझते हैं. उसमें वो मज़ीद बताता है कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे इंसान मौत को भूल जाता है. वो डेथ के बारे में बात करता है कि जैसे इंसान रिवेंज लेना चाहे, या मोहब्बत का जज्बा है, या कोई पैशनेट है, या वतन का जज्बा है, या पेट्रोटिज्म है, या नेशनलिज्म है, या रिवेंज लेना है. तो ये सारे जो जज्बात हैं ये इंसान को मौत भुला देते हैं, और वो बड़ी खुशी से मौत को एम्ब्रेस कर लेता है इंसान. तो men fear death as children fear go in the dark, as that the natural fears the children is increased with tales, so in the others. इसी तरह कहता है इंसान भी ऐसे ही डरते हैं मौत से जैसे बच्चे जो हैं वो उससे डरते हैं. और टेल्स की तरह, यानी जो मौत के साथ जब कहता है कहानियाँ सुनाई जाती हैं, आप मरोगे तो आपके साथ ये होगा, वो होगा, ये होगा, कहता है ये जो है वो और बंदे को खौफजदा कर देती हैं. मरना तो है इंसान ने, जैसे उसकी बर्थ हुई है कहता है वैसे उसकी डेथ भी होगी. तो men they fear from death as children go into the dark. कुछ लोग मौत को ऐसे ही समझते जैसे वो पैदा हुआ वैसे उसकी डेथ हो जाएगी. कहता है कुछ लोग जो हैं वो मौत से यूं ऐसे डर रहे हैं कि जैसे हम बच्चों को टेल सुनाते हैं, हॉरर स्टोरी सुनाते हैं, वो डरते हैं, वो और खौफजदा होते हैं. इसी तरह लोग डरते रहते हैं. और कौन कौन से वो जज्बात हैं जिसमें मौत भूल जाता है इंसान, वो भी उसने बताया. Certainly the contemplations of the death as the wages of the sins and the passage to another world. ये तो कहता है एक दुनिया से दूसरी दुनिया में शिफ्ट, जैसे कहते हैं ना हम इंतकाल हो गया, यानी यहाँ से हम आगे चले गए हैं, एक जहाँ से हम दूसरी जगह ही तो ट्रांसफ़र हुए हैं. क्या हो गया वो उसके बेकन के नज़दीक ये है
कि डेथ का मतलब ये है कि हम एक जहां से दूसरे जहां में चले गए। तो वो कहता है फिर डरते क्यों है लोग, बेकन कहता है। आगे कहता है कि a holy and the religious, but the fear of it is a tribute due unto nature is weak. Yet a religious meditation there is a sometime mixture of vanity and superstitions. You shall read some of the friars' book of the mortifications that, कहता तुम कुछ पादरियों को ये कहते हुए सुनोगे क्या, that a man should think with himself what the pain is he has but his fingers and pressed are tortured, and thereby imagines what the pains of the death are, when the whole body is corrupted and dissolved, when many times death passeth with less pains than the tortures of the limb, are most vital part, not quickest of the sense. ये जी हम जब पढ़ेंगे इस ऐसे को तो मैं आपको लाइन टू लाइन इसकी टेक्स्ट बताऊंगा। आज हमने क्या पढ़नी है, ऑफ ट्रूथ पढ़ना है। सो लेट्स सी, मैं दूसरी स्लाइड जो है वो शेयर करता हूँ आपके साथ, उसको देखिएगा अभी। यहाँ पे स्लाइड है, ये है हमारा आज का जो टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है। लेट्स सी, अभी बंद हो जाएगा, मैं दोबारा फिर आपको सेंड करूंगा, उसके बाद आपने ज्वाइन करना है दोबारा। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो नोट कर लें जो उसने डिस्कस किए हैं। इसमें पहले तो वो बात करता है, एक कागज लें और इसके एक साइड पे लिखें लाई, फाल्सूड लिख लें, एक साइड पे फाल्सूड लिख लें, एक साइड पे ट्रूथ लिख लें। एक कागज लीजिए, उस कागज पे लिखिए लाई, LIE लाई, दूसरी साइड पे लिखिए ट्रूथ। अब मैं बेकन, सर फ्रांसिस बेकन के नजदीक आपको बताऊंगा व्हाट इज ट्रूथ एंड व्हाट इज लाई। सर फ्रांसिस बेकन के नजदीक होप, उम्मीदें, एक्सपेक्टेशन, झूठ, दिखावा, डिसेप्शन, होप, एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें और फॉल्स होप जितनी भी हैं वो सारी झूठ हैं। मिसाल के तौर पर हमने ये सोच रखा है कि हम पीएचडी या इस तरह की स्पेशलाइजेशन करेंगे, बहुत सारी डिग्रीज जो हैं करेंगे, लेकिन ये कोई मुमकिन नहीं है, कोई इसमें से पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम कर लें। या दूसरी मिसाल देता हूँ, हम एमए इंग्लिश करेंगे लेकिन राइटिंग बिल्कुल ठीक नहीं है, ग्रामर ठीक नहीं है, और बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज जो हैं फिलॉसफी या उससे रिलेटेड नॉलेज जो है हमें इंग्लिश से रिलेटेड हमें नहीं आता, लेकिन एक फॉल्स होप मौजूद है कि हमें इंग्लिश हम करेंगे, तो ये भी झूठ है। उसने हर उस चीज़ को झूठ कहा है कि जो उम्मीद में आती है, जो होप में आती है, जो एक्सपेक्टेशन में आती है, जो फॉल्स एक्सपेक्टेशन हमने की है, वो सारा वो झूठ जो है उसको झूठ समझता है। और वो कहता है कि झूठ के साथ ज़िंदगी जो है वो उसका वजूद है, उसके साथ वो सस्टेन रहती है, मेंटेन रहती है, और झूठ बेसिकली उसको होप को बांध के रखता है और इंसान को जीने के साथ साथ वो प्लेजर्स देता रहता है। अगर किसी को पता चल जाए कि उसने कल मर जाना है या उसकी डेथ हो जाएगी तो वो जीना छोड़ देगा। he will leave all works and he started doing adorations, and he will go to mosque or church, and over there he will be praying all the day. He will think that tomorrow he will be died. He should think about the hereafter world rather than this transitory world. But there is a hope, there is expectation, there is a deception that he will live longer. लेकिन उसके दिल में एक होप है, एक एक्सपेक्टेशन है, एक उम्मीद है कि वो बड़ी लंबी ज़िंदगी जिएगा, दूसरे की डेथ हो भी गई है तो डजंट मैटर, वो जिएगा। वो होप जो है उसको जोड़े रखती है। दूसरे उसके भाई मर रहे हैं, उसकी आंटी की डेथ हो गई है, उसके सराउंडिंग में बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई है, लेकिन वो जी रहा है। For whom the bell tolls, as the bell toll in the church, you must see
You must think that this bell has been tolled for you, as John Donne said. उसकी पोएम हमने पढ़ी थी। लेकिन जब उसे पता चल जाएगा कि ये बेल मेरे लिए बजेगी, तो वो कहता सब कुछ छोड़ देगा। इंसान इस झूठ और इस होप के साथ जीता है, तो लेट देम लिव विद द होप्स। इफ यू विल टेक अवे ऑल दीज होप्स, एक्सपेक्टेशंस एंड फॉल्स claims, deceptions, hope, expectation, he will just like a prick balloon. तो वो ऐसे हो जाएगा जैसे किसी गुब्बारे से आप हवा निकाल देते हैं बैलून से, वो ऐसे हो जाएगा। सर फ्रांसिस बेकन इसके अंदर आपको बताते हैं। सर फ्रांसिस बेकन दूसरी साइड पे डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज ट्रूथ। कहता है ट्रूथ वो होता है जो नेक्ड हो, क्लियर हो। मिसाल के तौर पर ये मेरे सामने स्टेपलर है, तो ये इसको मैं महसूस कर सकता हूँ, टच कर सकता हूँ, तो वो कहता है ये सच, ये एक सच है, ये ट्रूथ है। ट्रूथ इज व्हाट यू कैन टच एंड एम्पेरिकली टच एंड फील एंड यू शो एंड नेक्ड क्लियर लाइक दिस। तो ट्रूथ जो होता है वो क्लियर होता है, वो साफ होता है। उसको उसने कहा कि ट्रूथ इज जस्ट लाइक अ पर्ल, इट शोज बेस्ट लाइट, और उसकी लाइट जो है बड़ी क्लियर होती है दिन की तरह, ट्रूथ की। बट लाई हैज इट्स ओन अट्रैक्शन। फिर उसने कहा झूठ की अपनी अट्रैक्शन है। उसने कहा मिक्सचर ऑफ लाई डोथ एवर एड प्लेजर्स। जब आप अपनी कन्वर्सेशन में सच के साथ झूठ मिलाते हैं तो वो और भी अट्रैक्टिव हो जाता है। उसने वर्ल्डली विजडम दी है, इसको कहते हैं ये उसकी वर्ल्डली विजडम। यहाँ पे हमें मीन भी नजर आता है। कुछ पॉइंट है वो लिख लीजिए। सर फ्रांसिस बेकन ने डिस्कस किया है स्पेंटिया। स्पेंटिया का मतलब होता है स्पेंटिया सर्च फॉर नॉलेज। सर फ्रांसिस बेकन ने ऑफ ट्रूथ के अंदर डिस्कस किया है एलोक्वेंटिया। व्हाट इज एलोक्वेंटिया? ELEQUENTIA, एलोक्वेंटिया, SPENTIA, स्पेंटिया सर्च फॉर नॉलेज लिखिए। स्पेंटिया सर्च फॉर नॉलेज, एलोक्वेंटिया एलिक्वेंटिया QUENTIA। एलोक्वेंटिया का मतलब होता है आर्ट ऑफ रेट्रिक, द वे ऑफ परसुएडिंग पीपल। परसुएडिंग, कायल करना किसी को, बोल के कायल करना, लिख के कायल कर लेना, उसको आर्ट और रेट्रिक कहते हैं। लिखा होता है ना रेट्रिक, ही इज हैविंग रेट्रिक, गुड रेट्रिक। कैसे कायल करता है यार, ये भी फिलॉसफी की ऑफ स्प्रिंग है। सर फ्रांसिस बेकन कहता है कि ऑल द नॉलेज इज एट माई कमांड, आई हैव टेकन ऑल द नॉलेज इन माई कमांड। मैंने सारा नॉलेज जो है वो हासिल किया है। वो एक खुद वो हिमसेल्फ इंसाइक्लोपीडिया है नॉलेज का। डिवर्सिफाइड नॉलेज उसने, ऑल काइंड ऑफ नॉलेज उसने अपनी कमांड में ले रखा है। ग्रीक स्कूल ऑफ स्केप्टिक जिसका जो सेटअप करने वाला फेरो था, PYRO, फेरो को वो डिस्कस करता है कि कुछ जो ग्रीक पुराने फिलासफर थे, आपको सर फ्रांसिस बेकन कहते हैं कुछ पुराने फिलासफर थे वो स्केप्टिक थे। वो खुद तो मर गए हैं, उनकी डेथ हो गई है, लेकिन उनके फॉलोअर अभी भी मौजूद हैं। उनकी कोशिश होती थी कि वो हर सच में से झूठ तलाश करते थे, कि हर सच के ऊपर भी डाउट करते, उससे नई चीज तलाश करते। और वो फॉलोअर किसके थे? एंशिएंट ग्रीक सोक्रेटिस के फॉलो थे, सोक्रेटिस प्लेटो के फॉलोअर थे। जैसे मैंने एक दिन आपको एक कोटेशन बताई थी कि सोक्रेटिस सेड डाउट इज द ओरिजिन ऑफ नॉलेज, तो वो उसके फॉलोअर थे। फेरो जो है वो उसका सेटअप करने वाला था। तो वो क्या कहता था कि हर चीज़ पे डाउट करो, इवन कि वो सच के ऊपर भी डाउट करते और उसको स्केप्टिसिज्म से देखते और उससे भी नई चीज़ निकालते। कि वो कहते थे जो एस्टेब्लिश्ड नोशन और फैक्ट्स फिगर्स जो ट्रुथ थे वो उसके ऊपर भी डाउट करते अक्सर। ये फेरो जो उसका फॉलो करता, वो उनकी तो डेथ हो गई है एंशिएंट लोगों की, फिलासफर की, लेकिन उनके पैरोकार अभी भी मौजूद हैं जो हर चीज़ पे शक करते हैं और उसके बाद उससे भी नई चीज़ें निकालते। फिर वो लूशन को डिस्कस करता है जो 117 गालबन उसकी एज है, BC और 180 BC लिखा हुआ है। तो ये भी क्या है, एक सेटरिस्ट था, रेट्रिशन था, और पीपल आर इंक्लाइन टू फॉल्सहुड देन ट्रूथ। तो लूशन ने कहा था कि लोग जो हैं
सच की बजाय ज़्यादा झूठ की तरफ इंक्लाइन होते हैं। इंक्लाइन, उनका झुकाव जो है वो झूठ की तरफ ज़्यादा है। वेलकम बैक। अच्छा, इधर देखिएगा, वो मज़ीद डिस्कस करता है कि लूशन ने बताया कि लोग जो हैं वो ट्रूथ की बजाय झूठ की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन है। उसके बाद, पीपल डू नॉट लाइक टू फाइंड ट्रूथ। देयर आर पीपल लाइक ही डिस्कस the Pilate. He discussed the Pilate. He did not discover whether Jesus Christ is right or wrong. He even did not like to find the truth, as the Jewish people said him, and he was persuaded and he convinced and he followed them. तो पायलट वो इंसान था, वो किंग था कि उसने कोई डिस्कवर नहीं किया, और जैसे उसको ज्यूइश पीपल ने बताया उसने उसको फॉलो किया, उनको फॉलो किया। और जीसस क्राइस्ट को जब वो हैंग करते हैं उसमें कोई एक्शन नहीं लिया था उसने। ट्रूथ वो कहता है कि लाइट ऑफ द डे की तरह है, यानी ऑफ ट्रूथ के अंदर वो डिस्कस करता है कि एक सच जो है वो ऐसे है जैसे दिन की रोशनी होती है, यानी बिल्कुल वाजे, ब्राइट, नेक्ड। जैसे उसने कहा ट्रूथ क्या होता है, नेक्ड होता है, वाजे होता है, क्लियर होता है, साफ होता है, टेंजिबल होता है, नज़र आता है, वो ट्रूथ होता है। लेकिन जो झूठ है वो क्या होता है, वो मिला जुला होता है, उसमें मिलावट होती है, ठीक है, वो इम्प्योर होता है और उसमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है, लोग उसको ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। वो क्या आपने देखा कि जब सुनार की दुकान पे जाएं
तो सुनार ने सोने के साथ क्या मिलाया होता है, उसने बहुत ज़्यादा इम्प्योर उससे किया होता है, लेकिन वो अट्रैक्टिव नज़र आता है वो गोल्ड के साथ कहता है अलॉय, जो उसको थोड़ा सा अलॉय किया जाता है कुछ और मेटल के साथ, तो गोल्ड भी बड़ा अच्छा नज़र आता है। इसी तरह झूठ जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन कहता है जब सोने के साथ कोई चीज़ और मेटल मिला दी जाती है खूबसूरत वो नज़र आती है, लेकिन इम्प्योर ज़रूर बन जाती है। पोएट स्पीक लाइज टू क्रिएट प्लेजर्स फॉर रीडर्स। फिर उसने कहा एक पोएट झूठ बोलता है और एक बिजनेसमैन झूठ बोलता है, वो दोनों झूठ बोलते हैं, लेकिन दोनों के बेनिफिट अलग अलग से। अब एक पोएट झूठ बोलता है तो वो लोगों को इंटरटेन करने के लिए, लोगों को हंसाने के लिए, लोगों को एस्थेटिक प्लेजर देने के लिए वो झूठ बोलता है। जबकि दूसरी साइड पे एक बिजनेसमैन झूठ बोलता है तो ही इज स्पीकिंग लाई फॉर हिज ओन सेक, फॉर हिज बिजनेस। ही इज नॉट गोना गिव प्लेजर टू द पीपल और रीडर। तो कहता है दोनों के झूठ में एक डिफरेंस मौजूद है। ये दोनों की एनालॉजी इसको कहते हैं, ही इज गिविंग एनालॉजी एंड ही इज प्रूविंग थ्रू एनालॉजी। जब दो चीज़ों को आमने सामने रख के कंपेयर किया जाता है तो उसको हम कहते हैं एनालॉजी। ही इज गिविंग यू एनालॉजी। ही गिव्स अ गुड एनालॉजी फॉर द फॉल्सहुड। वो फॉल्सहुड के लिए बड़ी ज़बरदस्त एनालॉजी बताता है आपको। क्या एनालॉजी है? ही सेज द ट्रूथ इज लाइक द पर्ल। लिख लें, कहते हैं कि ट्रूथ ऐसे ही है जैसे कोई पर्ल होता है, मोती होता है, ठीक है। और कहता है वो चमकता है और उसकी एक दिन की तरह वाज़े एक लाइट होती है। लेकिन जो झूठ है वो डायमंड है, उसमें से मुख्तलिफ किस्म की रेज निकलती हैं और बड़ी अट्रैक्टिव नज़र आती हैं लोगों को। And कहता है diamond while gives different light, therefore lies approaches and appeal people due to its various attractives and imaginary lights। इसीलिए कहता है झूठ जो है वो लोगों को बहुत अपील करता है और बहुत खूबसूरत लगता है। वो डायमंड जैसा होता है, उसमें बड़ी रेज निकलती हैं और लोग उसको ज़्यादा अपील करता है लोगों को, वो लोग ज़्यादा उसको यूज़ करते हैं। उसके बाद कहता है कि कुछ लोग जो हैं वो ये कहते हैं, जो मजहबी लोग हैं वो कहते हैं पोइट्री इज़ अ वाइन ऑफ डेवल। पोइट्री जो है वो एक शैतान की वाइन है, शराब है, फूड ऑफ डेवल है। और इसमें बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने इसको सपोर्ट किया है। मजहबी लोग कहते हैं कि पोइट्री जो है वो फूड ऑफ डेवल है, वो वाइन ऑफ डेवल है, शैतान की एक खुराक है। और ये लोगों को क्या करती है? अट्रैक्शन के ज़रिए फॉल्स प्लेजर्स देती है। लुक्रीशियस जो है रोमन पोएट और फिलासफर है, ये क्या कहता है? पोएटिक अनट्रूथ जो है वो इतना हार्मफुल नहीं होता। इसी ऐसे के लिए अंदर ऑफ ट्रूथ के अंदर आप डिस्कस करेंगे, आप देखेंगे, ये पॉइंट सारे लिखती जाएं, आपके काम आएंगे। लुक्रीशियस एक रोमन पोएट और फिलासफर है, वो आपको बताता है कि ये जो पोइट्री का अनट्रूथ है या पोइट्री का झूठ जो है, या जो पोइट्री आपको अनट्रूथ आपको इमेजिनरी दुनिया पेश करती है, ये इतनी हार्मफुल नहीं होती, क्योंकि ये एवर लास्टिंग इम्प्रेशन नहीं छोड़ती। झूठ वो ख़तरनाक होता है जो दिमाग में बैठ जाए और इंसान बोल भी रहा हो और उसे पता ना चले कि वो झूठ बोल रहा है, वो झूठ खतरनाक होता है। ये किसी लुक्रीशियस ने कहा। लाइट भी आ गई फॉर्चुनेटली। लुक्रीशियस ने क्या कहा? अगर कोई न्यू पार्टिसिपेंट आए तो वो मुझे काइंडली बता दीजिएगा। लुक्रीशियस ने कहा कि पोएटिक अनट्रूथ जो होता है, जो पोएट्री का झूठ होता है, इट इज़ नॉट सो मच हार्मफुल, सो इट इज़ नॉट वेरी हार्मफुल एज कम्पेयर टू द ट्रूथ that has sit in the mind of the people, and they are speaking untruth, they are speaking lies even if they don't know। वो झूठ बोल रहे हैं, उनको पता ही नहीं है झूठ बोल रहे हैं। दैट इज़ वेरी डेंजरस, दैट हैज सिट इन द माइंड ऑफ द पीपल। जिसने डेरे डाल लिए और बैठ गया इंसानों के दिमागों में, वो कहता है बड़ा खतरनाक है, लुक्रीशियस ने कहा।
रोमन फिलासफर पोएट है। बेकन गिव्स एपिक्यूरियन फिलॉसफी, बाइबल्स एंड लुक्रेशियस रेफरेंस, वो बाइबल से भी रेफरेंस उठाता है। वो आपको एपिक्यूरियन फिलॉसफी है, जिसकी जो फिलॉसफी ही यही है कि खाओ पियो मज़े करो। हिडनिज्म मैंने वो डिस्कस भी किया था, हिडनिज्म। सो गॉड क्रिएटेड सेंसेस ऑफ द लाइट टू सी अराउंड, कहता है कि सबसे पहले बाइबल के अंदर लिखा है गॉड ने सबसे पहले क्या क्रिएट की, सेंसेस क्रिएट की, ताकि वो इधर उधर देख सके इंसान। और सबसे लास्ट में उसने रैशनल फैकल्टी बनाई इंसान की, वो गुड और बैड की, और वो तमीज़ कर सके क्या अच्छा है क्या बुरा। रैशनल फैकल्टी दी इंसान को, जज कर सके, परसीव कर सके, गुड बैड, अच्छाई बुराई, रियलाइजेशन उसके अंदर क्रिएट की, रैशनल फैकल्टी बनाई। सबसे पहले सेंसेस देखने की, को वो देखे क्या, उसके अंदर आखिर में उसने बनाई रैशनल फैकल्टी इंसान की, बाइबल के अंदर लिखा। इसके बाद वो सिविल अफेयर को एक्सप्लेन करता है और आपको बताता है सर फ्रांसिस बेकन कि किस तरह से कितनी ज़रूरत है झूठ की एक प्रैक्टिकल ज़िंदगी के अंदर। वो आपको बताता है मिक्सचर ऑफ lie doth have add pleasures, when you add lie along with the you can say truth, it gives more pleasures। चूंकि वो वर्ल्डली विजडम से इन्फ्लुएंस्ड है, और बेकन के जो ऐसे हैं उनको बाज़ औक़ात कहा जाता है कि डिस्पर्स मेडिटेशन है। बेकन ने बहुत सारे ऐसे जो उसके अर्लियर ऐसे हैं जो उसने पहले लिखे हैं, वो बड़े इमैच्योर्ड हैं, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जो उसके लेटर एज के ऐसे हैं, दे आर क्वाइट मैच्योर्ड वर्ड। पीछे बात कुछ करता है, आगे बात कुछ कर देगा। वर्ल्डली विजडम से इन्फ्लुएंस्ड है, रेनेसेंस स्पिरिट मौजूद है उसके अंदर, तो उसने आपको बता दिया कि मिक्सचर ऑफ lie doth have add pleasures, ये भी उसने बता दिया। और कंक्लूजन में बेकन कंपेयर करता है चीटर, डिसीवर और क्रूप्ट पर्सन को, ऐसे कंपेयर करता है एक रेंगने हुए सांप की मानद। जैसे कि सांप जो है एडम और ईव को रेंगता हुआ आया था, और उसने एडम और ईव को जैसे बहका दिया था और जन्नत से निकलवा दिया था, ऐसे ही क्रूप्ड पर्सन की मानद एक क्रूप्ड सांप की तरह होता है, जो जिग जैग फॉर्म में रेंगता, पेंट के बल चलता है, एक धोखा देने वाला, डिसीवर, झूठ बोलने वाला, फाल्सहुड बोलने वाला। आपको मंटेन जो है उसका रेफरेंस देता है आपको, उसे पर्सन हु स्पीक, वो मजीद आपको बताता है कि वो शख्स जो झूठ बोलता है वो दरअसल खुदा से, तो खुदा को कन्फ्रंट करता है, खुदा से नहीं डरता, इंसान से डरता है। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने झूठ बोल रहा हूँ, तो मैं खुदा को तो डिसोबे कर रहा हूँ, जिसने कहा सच बोलो। तो वो कहता है कि ऐसा शख्स जो झूठ बोलता है ना, वो खुदा से नहीं डरता, वो इंसान से डरता है। ये मंटेन का उसने रेफरेंस दिया। एक मंटेन एक राइटर है, फिलासफर है। लेट्स सी, चलो देखते हैं वही बातें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, वही यहाँ पे। ऑफ ट्रूथ, सर फ्रांसिस बेकन का जो ऐसे है ऑफ ट्रूथ। व्हाट इज ट्रूथ? ट्रूथ क्या है? सेड जस्टिन पायलट एंड वुड नॉट स्टे, कहता है जस्टिन पायलट एक किंग था, और जब जीसस क्राइस्ट को फांसी दी जा रही थी तो इसने ज्यूइश को फॉलो कर लिया था, यानी परसुएड कर लिया था ज्यूइश ने, यानी ज्यूइश पीपल ने, जिन्होंने जीसस क्राइस्ट को पकड़ा था, क्रूसीफाई किया था। तो ये जो उस वक्त किंग था, इसको बड़ी इजीली उन्होंने कन्विंस कर लिया जस्टिन पायलट ने। इसने कोशिश भी नहीं की सच तलाश करने की, वो जस्ट एक आपको रेफरेंस दे रहा है। कहता है जस्टिन पायलट एंड वुड नॉट स्टे फॉर एन आंसर। सर्टनली देयर, लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट है, आप मुझे फॉलो करते जाएं, आपको समझ आएगी। देयर बी द डिलाइट एंड गिडीनेस and count in the bondage to fix and believe, affecting free will in the thinking as well as in actings, and though the sect of the philosophers, यहाँ पे वो बताता है कि free thinking as well as in acting, और though the sect of the philosophers of that king be gone, कुछ लोग थे वो फ्री थिंकर बनना चाहते थे, वो अपने आप को ये महसूस करते थे, एंशिएंट फिलासफर थे वो, क्या थे? डाउट इज द ओरिजिन
ऑफ नॉलेज पे बिलीव रखते थे कि हर चीज़ के ऊपर डाउट करो, सच के ऊपर भी डाउट करो, उसको भी रद्द कर दो। वो फ्री थिंकर बनना चाहते थे। वो ये सोचते थे कि एज लॉन्ग एज उनके ऊपर कोई रुकावट नहीं है वो आज़ाद हैं। वो एक अकीदा नहीं रखते थे, एक अकीदे के ऊपर वो चल नहीं सकते थे, कॉन्फाइंड नहीं रहते थे, एक अकीदे को कैद समझते थे। तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने आप को बदलते रहते और वो हर चीज़ पे शक करके नई चीज़। वो तो कहता है उनकी तो डेथ हो गई है, कहता है दैट काइंड ऑफ बी गॉन। इस तरह के लोग कहता है मर चुके हैं, डेथ हो गई है। येट देयर रमेन सर्टन डिस्कर्सिंग विट, लेकिन उनके मानने वाले, डिस्कर्सिंग विट का मतलब लिखें उनके जहनों वाले लोग, विच आर द सेम वेन्स, जो उन्हीं ही जैसा सोचते हैं। दो देयर बी नॉट सो मच ब्लड इन दैम एज वाज इन दोज ऑफ द एंशियंट। अब वो पहले जैसे तो नहीं रहे, लेकिन कुछ लोग आज भी ऐसे मौजूद हैं जो हर चीज़ पे डाउट करते हैं और उन्हीं की तरह सोचते हैं। वो फ़िलासफ़र तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उन जैसा सोचने वाले कहता आज भी मौजूद हैं। लेकिन वो वैसे तो नहीं हैं, उनमें वैसी ताकत, वैसे आर्गूमेंट देने वाले तो नहीं हैं, बट सम पीपल आर स्टिल ओवर हियर। But it is not only the difficulty and labor which man takes in finding out the truth. कहता है कि but it is not only the difficulty, यह कहता है कि सच की तलाश ना करना इसलिए नहीं है कि ये मुश्किल है या लेबोरियस वर्क है या बहुत सारा काम मेहनत करनी पड़ती है इसमें। क्यों लोग नहीं करते? आगे कहता है विच मैन टेक इन फाइंडिंग आउट द ट्रूथ, नॉर अगेन दैट व्हेन इट इज़ फाउंड इट इम्पोज्ड अपॉन द मैन थॉट्स डोथ ब्रिंग लाइज इन द फेवर्स। लेकिन इंसान जो है वो क्या करते हैं, ज़्यादा फेवर जो है वो लाई की करते हैं, झूठ की करते हैं, इंक्लिनेशन उसकी तरफ ज़्यादा है, इम्पोज्ड मैन्स थॉट्स। और वो क्या करते हैं, पहली तो बात ये है कि वो कहते हैं कि ये हमारे ऊपर इम्पोज्ड हैं, कोई चीज़ भी एब्सोल्यूट नहीं है। वो किसी फैक्ट या किसी फिगर या किसी ट्रूथ या किसी एस्टेब्लिश्ड नोशन ट्रूथ को भी नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये हमें कन्फाइन किया गया है और वो नए से नए अकीदे की तलाश में रहते हैं और लाई जो है वो उसकी ज़्यादा फेवर करते हैं। बट अ नेचुरल थ्रू करप्ट लव ऑफ द लाई इटसेल्फ, और ये नेचुरल है कि वो करप्ट चीज़ों और लव उसके तरफ प्यार ज़्यादा होता है, झूठ की तरफ इंसान ज़्यादा मायल होता है। वन ऑफ द लेटर स्कूल ऑफ द ग्रीशियंस, ग्रीशियन का मतलब लूशन, मैंने लूशन का डिस्कस किया, लूशन ने भी यही कहा था। ये ग्रीशियन का मतलब लिखें, लूशन मैंने साथ लिख भी दिया, इसको लिख लें। ग्रीक से मुराद, ग्रीशियन से मुराद लूशन। लूशन एग्जामिन द मैटर दैट इट इज अ स्टैंड टू थिंक व्हाट शुड बी इन इट, मैन शुड लव लाइज देयर नीदर दे मेक फॉर द प्लेयर्स एज द पोएट नॉर एडवांटेज एज विद। और कहता है कि ये नेचुरल है। लूशन ने कहा कि लोग जो हैं नेचुरल इंस्टिंक्ट मौजूद है उनके अंदर के वो ज़्यादा झूठ की तरफ मतवज्जे होते हैं, माइल हो जाते हैं, इनक्लाइन हो जाते हैं और ज़्यादा उसके ऊपर गौर करते हैं सच की भी। ये उसके डिफ़िकल्ट मीनिंग्स हैं, ये देख लीजिएगा, नीचे देखें। कहता है बट फॉर द सेक ऑफ लाई सेक। अब पीछे आई थिंक कोई चीज़ मिस है इसकी। हाँ, यहाँ पे कहता है वेयर नीदर वन ऑफ द लेटर स्कूल ऑफ द ग्रीशियंस एग्जामिन द मैटर एंड इट स्टैंड थिंक व्हाट शुड बी इन इट एज मैन शुड लव लाइज। जैसे इंसान जो है वो ज़्यादा मतवज्जे होते हैं झूठ की तरफ। वेयर नीदर दे मेक फॉर प्लेयर्स एज विद द पोएट्स। अब जो पोएट्स जो हैं वो जो झूठ बोलते हैं तो वो किसके लिए बोलते हैं, वो लोगों को खुशी देने के लिए, एंटरटेनमेंट देने के लिए, एक ज़िंदगी दिखाते हैं, लोग उसे पढ़ के एस्थेटिक प्लेजर महसूस करते हैं, नॉट फॉर एडवांटेज। उनका अपना कोई एडवांटेज नहीं होता। अगर मिसाल है पोएट झूठ बोलेगा तो पोएट क्या लोगों को हंसाने के लिए बोलेगा, लोगों को एंटरटेन करने के लिए बोलेगा। लेकिन कहता है कि जो दूसरे लोग जो हैं वो झूठ बोलते हैं वो किसके लिए बोलते हैं, एज विद मर्चेंट जो बिजनेसमैन है वो किसके लिए, बट फॉर द लाई सेक, वो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए बोलते हैं, लाई सेक बोलते हैं। बट आई कैन नॉट टेल, लेकिन मैं ये कहता है ये नहीं बता सकता, दिस सेम ट्रूथ इज नेक्ड एंड ओपन डिलाइट द डोथ नॉट शूज द मास्क एंड द मेमोरीज एंड ट्रायम्फ ऑफ द वर्ल्ड। और कहता है जो सच होता है ना वो नेक्ड होता है, नंगा होता है, साफ होता है, क्लियर होता है और वाज़े ऐसे नज़र आता है, ये क्लियर साफ इस तरह नज़र आता है। और ट्रिम्फ द वर्ल्ड, और दुनिया को कहता है जीत लेता है, फतह हासिल कर लेता है।
half so stately and daintily as candle light. ऐसे ही है कि जैसे कोई कैंडल लाइट, साफ रोशनी कैंडल की पड़ी होती है, सामने नज़र आ रही है, ऐसे नज़र आएगा। सच जो है वाज़ेह होता है, नंगा होता है, साफ होता है, वो क्लियर होता है, टच कर सकते हैं, टेंजिबल होता है, अपनी रियलिटी करते हैं। ट्रूथ में परहैप्स कम टू द पीस ऑफ पर्ल, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, मैंने पहले भी डिस्कस की, इसको नोट कर लीजिए, दैट विल बी वेरी यूजफुल। कहता है ट्रूथ में परहैप्स कम टू द प्राइस ऑफ द पर्ल दैट शूथ बेस्ट डे। ट्रुथ जो है वो बड़ा एक साफ रोशनी की तरह होता है और बड़ा वाज़े नज़र आता है, ठीक है, दिन की रोशनी में क्लियर नज़र आता है ट्रुथ। बट इट विल, लेकिन उसने साथ फिर कहा, कहता है बट इट विल नॉट राइज टू द प्राइस ऑफ द डायमंड और कार्बंकल्स दैट शूथ बेस्ट इन द वेरी लाइट। लेकिन कहता है कि झूठ जो है वो किसको नहीं, वो मुकाबला क्यों, सच जो है वो झूठ का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि झूठ जो है उसके साथ और भी बहुत सारी अट्रैक्शन होती है, बहुत खूबसूरती होती है, और उसकी दिखावे की फैक्टिशियस और ऐसी इमेजिनरी खूबसूरती से लोग मुतासर होते हैं और उसको सच नहीं पहुंच सकता। क्यों? अट्रैक्शन उसमें ज़्यादा होती है, लोग उसकी तरफ ज़्यादा माइल होते हैं। फिर आगे कहता है मिक्सचर ऑफ लाइट डोथ एवर एड प्लेजर्स। सच के साथ थोड़ा सा झूठ मिला दें तो वो और अट्रैक्टिव हो जाता है। डोथ दे मैन डाउट दैट इफ देयर वर टेकन आउट ऑफ द मैन्स माइंड। अगर कहता है इंसानों से आप झूठ को निकाल दें, खौफ को निकाल दें, उम्मीदों को निकाल दें, तो इंसान ऐसे हो जाएंगे जैसे कोई श्रिंक गुब्बारा होता है। लेट मी क्लियर दिस। अगर इंसानों की ज़िंदगियों से आप कहता खौफ और उम्मीद को निकाल दें तो इंसान ऐसे बन जाएं जैसे कोई श्रिंक गुब्बारा होता है। डोथ मैंस डाउट इफ दे वर टेकन आउट ऑफ द मैंस माइंड इन ओपिनियन। अगर आप उनके ओपिनियन, खौफ, एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें, अब आपको पता चल जाए कि मैं इंग्लिश नहीं कर सकती, आप सब कुछ छोड़ देंगे, परेशान हो जाएंगी, बल्कि पढ़ना ही छोड़ देंगे। आपको पता चल जाए मेरी कल डेथ हो जानी, आप यू विल restless, you will start keeping Holy Quran in your room and you will be praying and you will be reciting Holy Quran all the day, because I am going to die and I will prepare my hereafter world. You are not told about your death. आपको होप और उम्मीद के साथ गॉड ने रखा है और आप उसके साथ जिंदगी गुजार रही हैं। फ्लैटरिंग होप, फॉल्स वैल्यूएशंस, इमेजिनेशंस, ये सारा उसने झूठ कहा। इमेजिनेशन, होप, एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें, मैं इंग्लिश कर लूँगी, मैं बीएस कर लूँगी, मैं एमबीबीएस कर जाऊँगी, तो वो उसके साथ वो जी रही है, पता नहीं होना है या नहीं, लेकिन वो जी रही है। ये होती है होप, ये होती है इमेजिनेशन, ये होती है थॉट्स, ये होती हैं ओपिनियन, ये सारा झूठ है, इसमें कोई सच नहीं है, रियलिटी कुछ और है। Flattering hopes, false valuations, imaginations, one would and the like, but it would have the mind of the members of the men poor shrunken things. और फिर लोगों के दिमाग जो हैं वो सुकड़ जाएं, full of the melancholy, और भर जाएं परेशानियों से, and indispositions and unpleasing to themselves, और वो unpleased हो जाएं, अपने आप से परेशान हो जाएं। One of the fathers of the great severity called the poesy Venums and Dominums because it filleth the imaginations. तो उसने पोइट्री को क्या कहा, ये शराब है वाइन की। एक वेल स्कॉलर ने उसने कहा ये शराब है वाइन शैतान की, और ये क्या करती है, येट इट बट विद द शैडोज ऑफ द, ये शैडो है झूठ का, बट इट इज़ नॉट द लाई दैट पैसेस थ्रू द माइंड। लेकिन वो ये झूठ नहीं है जो हमेशा बैठ जाए पोइट्री वाला। पोइट्री या जो हम फिल्में या मूवीज़ देखते हैं वो इस तरह हमारे दिमागों में तो नहीं बैठ जाती, लेकिन जो झूठ बैठा हुआ है वो बहुत खतरनाक है। बट लाई दैट सिंक थिन एंड सेटल इन इट, और वो जो हमारे जहनों में के अंदर बैठा हुआ है झूठ, वो बड़ा खतरनाक है। बट whosoever these things are thus in men's depraved judgment and affections, yet truth
which only doth judge itself, teacheth that the inquiry of the truth, which is the love making or wooing of it, the knowledge of the truth, which is the presence of it. लेकिन एक सच है जो अपनी एक जजमेंट रखता है, अपनी एक शनाख्त रखता है, एक रिकग्निशन रखता है और उसकी प्रेजेंस नज़र आती है, वो सच की तारीफ भी करता है साथ साथ कि सच की अपनी वैल्यू है. बिलीफ ऑफ द ट्रूथ विच इज़ द एंजॉइंग ऑफ इट. अगर आप सच पे बिलीव रखते हैं तो आपको मज़ा आता है, एस्थेटिक प्लेयर मिलता है, अजीबोगरीब किस्म का एक सुकून मिलता है. मिसाल के तौर पर मेरा ट्रूथ, ये मैं ट्रूथ की तलाश में हूँ कि मुझे फ़लाँ जो है ना फ़लाँ चीज़ का नॉलेज मिल जाए. जब मैं उसको हासिल कर लूँगा, उस सच्चाई को, ट्रूथ को वाज़ेह, तो मुझे एक अजीबोगरीब किस्म की खुशी होगी. सोवरन गुड ऑफ द ह्यूमन नेचर. ये ह्यूमन नेचर में है कि वो सच सुनना चाहता है, सच झूठ नहीं बर्दाश्त करता. आपसे कोई झूठ बोले तो आपको कितना गुस्सा आता है, यार उसने मुझे कुछ कहा और मुझे धोखा दे दिया, मुझे डिसीव किया, मुझसे झूठ बोला. तो वो सच सुनना चाहता है इंसान. जो हमने स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं सच के, हम उसको लाइक करते हैं. द फर्स्ट क्रिएचर ऑफ द गॉड्स इन द वर्क ऑफ द डेज व्हेन द लाइट ऑफ द सेंसेस. सबसे पहले उसने सेंसेस की लाइट बनाई, गॉड ने, बाइबल में लिखा है. फिर उसने द लास्ट वाज द लाइट ऑफ द, फिर उसने फैकल्टी रीजन की बनाई. एंड हिज सेबेथ वर्क्स एवर सिंस इज द illuminations ऑफ हिज स्पिरिट. उसके जरिए उसने उसकी स्पिरिट जो है वो लूमन रोशन कर दी. फर्स्ट ही ब्रीथ लाइट अपॉन द फेस ऑफ द मैटर और द क्योस. सबसे पहले उसने क्योस, ये जो बैफल्ड क्योस दुनिया थी, एक यूनिवर्स थी, उसमें क्या किया, उसमें लाइफ जो है लाइट फूंक दी. देन ही ब्रीथ लाइट इनटू द फेस ऑफ मैन. फिर इंसान के अंदर जान डाल दी. एंड स्टिल ही breathed and inspireth light into the face of his chosen. The poet that beautified the sect was otherwise inferior to the rest, saith yet excellently well, it is a pleasure to stand upon the shores and to see the ship tossed upon the seas, and pleasure to stand in the windows of the castles and see the battles and the adventures thereon below. But आगे वो क्या कहता है, एंड टू सी द बैटल्स ऑफ द एडवेंचर्स देयरऑफ below, बट नो प्लेजर्स इज कंपेरेबल टू द स्टैंडिंग अपॉन द वेंटेज ग्राउंड ऑफ द ट्रूथ. आगे नीचे कहता है, सर्टनली इट इज़ अ हेवन अपॉन द अर्थ टू हैव मैन्स माइंड मूव इन चैरिटी. ये तो दुनिया में जन्नत है कि इंसान चैरिटी पे बिलीव रखे, रेस्ट इन प्रोविडेंस, चैरिटी करे, गॉड पे यकीन रखे, एंड टर्न अपॉन द पोल्स ऑफ द ट्रूथ. और दुनिया में एक और दुनिया का नक्शा ही बदल दे अगर ये ऐसे बिलीव हो. कहता है, टू पास फ्राम द थियोलॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल ट्रूथ टू द ट्रूथ ऑफ द सिविल बिजनेस, इट वाज एक्नॉलेज्ड इवन बाय दोज दैट प्रैक्टिस इज नॉट द क्लियर देन द राउंड डीलिंग इन ऑनर. कहता है राउंड डीलिंग जो है वो बड़ी ऑनरेबल समझी जाती है, कि राउंड अबाउट डीलिंग बना के, जैसे हमारे यहाँ पे चलती है राउंड डीलिंग. अगर आप किसी से कोई फ्रूट भी खरीदने जाएं रेडी के ऊपर, तो उस रेडी वाले ने भी आगे अच्छे रखे होते हैं, पीछे जो नकम्मा फ्रूट है पीछे, और जब वो डालने लगता है आधे पीछे से आधे आगे से उठा के डालता है. वो करते यूँ हैं बेसिकली. ये राउंड अबाउट डीलिंग होती है, ये राउंड डीलिंग ये चलती है. उसके बाद ऑफ मैंस नेचर्स एंड दैट मिक्सचर ऑफ द फॉल्सहुड लाइक अलॉय इन द कॉइन्स एंड गोल्ड एंड सिल्वर. कहता है कि सच के साथ झूठ मिलाना ऐसे ही है कि जैसे गोल्ड के साथ सिल्वर मिला दिया. बड़ी ज़बरदस्त उसने बात की है, इसको नोट कर लें. तो कहता है कि मैंस नेचर्स एंड द मिक्सचर्स ऑफ द फॉल्सहुड या झूठ मिलाना इज अलॉय, ऐसे है जैसे मिलाप है किसका, कॉइन्स ऑफ द गोल्ड एंड सिल्वर, कि आप सिल्वर और गोल्ड को दोनों मिला दें और बड़ा अट्रैक्टिव नज़र आता है लेकिन अपनी प्योरिटी खो देता है. आप गोल्ड के साथ कोई चीज़ मिला दें, वो जितना भी खूबसूरत बन जाए लेकिन अपनी प्योरिटी ज़रूर खो देता है. विच में मेक द मेटल्स वर्क. कहता है मेटल तो अट्रैक्टिव लगेगी बट द एम्बेसिड, लेकिन उसको खो देगा अपनी, वो एम्बेसिड हो जाए, एम्बेसिड में घटिया बन जाएगा. फॉर दीज विंडिंग्स एंड द क्रूक्ड कोर्सेज आर गोइंग टू बी द सरपेंट. ये ऐसे ही है जैसे सांप की तरह रेंगना है जब बंदा क्रूक्ड होता है, मकार होता है. विच गोथ बेस्डली अपॉन द बैली, जो बैली के बल चलता है, यानी जो मकार शख्स है वो सांप की तरह, वो बैली की तरह चलता है, शैतान की तरह चलता है, सांप की तरह. एंड नॉट अपॉन द फीट, अपने पाँव पे नहीं चलता, उसके कोई पाँव नहीं होते. कहता है देयर इज नो वाइस दैट डोथ सो कवर अ मैन विद द शेम्स एज टू फाउंड इन द परफीडियस. कहता है इससे ज़्यादा बढ़ के कोई, कहता है ज़्यादा शेमफुल बात नहीं है कि बंदा गुनाह या झूठ बोलता हुआ पकड़ा जाए.
मिसाल के तौर पर आपने झूठ बोला, मैंने पकड़ लिया, कितनी बंदे को शर्म आती है। एंड देयरफॉर द Montaignes said prettily, इसलिए Montaigne ने बड़ा अच्छा कहा है, when he inquired the reason why the words of the lies should be such in the disgrace and such a odious charge, saith he, if well weighed so, और कहता है कि अगर इसको वेट कहा किया जाए तो ये मेंटेन जो है उसने बड़ा प्रिटिली, बड़ा नाइस कहा है कि जब इंसान झूठ बोलता है तो क्या होता है। मुझे ज़रा इसे क्लियर करने दें। वो कहता है कि फॉर द जो बंदा झूठ बोलता है वो क्या करता है, कहता है कि इफ़ वेल वेटेड टू से दैट द मैन लाइथ इज मच सो एज दैट ही ब्रेव टूवर्ड्स अ गॉड एंड कॉवर्ड टूवर्ड्स मैन, यानी वो बंदा जो झूठ बोलता है उसकी मिसाल ऐसे ही है कि वो गॉड से नहीं डरता, इंसानों से डरता है। अगर मुझे हाईलाइटर मिल जाए तो मैं इसको यहाँ पे हाईलाइटर होगा कहीं सिलेक्ट, मैं इसको करूँ, हाँ जी, फॉर द लाइफ इज गॉड्स एंड श्रिंक फ्रॉम द मैन, ऐसे ही है कि इंसान से डरा है और अल्लाह से नहीं डरा, गॉड से नहीं। श्योरली द विकेडनेस ऑफ फॉल्स एंड द ब्रीच का मतलब क्या होता है कि क्रैक, breach of the faith can't possibly be highly expressed as that shall be the last peal to call the judgment of God upon the generations of men, it being foretold that when Christ come and he shall not find faith upon the earth। उसने कहा कि ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे लास्ट क्लैप हो, बंदा ऐसे क्लैप बजा रहा है कि गॉड के रात को दावत दे रहा है कि जल्दी जल्दी आओ, अपना अजाब ले आओ। तो जैसे कहा गया कि जीसस क्राइस्ट जब दोबारा इस दुनिया में आएंगे तो बिल्कुल जो ईमान है इस दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। उसने कहा कि ये जैसे कि कहा जाता है, बाइबल में कहा गया। So hope you got the points, and today we have discussed the life of Sir Francis Bacon. We have discussed of truth essay by Sir Francis Bacon. Tomorrow we'll cover other assignments. Stay blessed and have a nice time. Tomorrow we'll come up with another assignment.